हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम पाठ्य योजना 15 डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि विषय हमारा भौतिक विज्ञान है। प्रकरण आज हमने घर्षण लिया है और ये कक्षा 8वीं का प्रकरण है। कालांश और दिनांक आप वही फिल करेंगे जिस भी कालांश या दिनांक में आप बच्चों को ये पाठ्य योजना पढ़ा रहे हो। फिर हमें लिखने होते हैं सामान्य उद्देश्य। तो जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि बच्चों को अगर हम सब्जेक्ट यानी कि विषय भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो भौतिक विज्ञान को पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो पहला है छात्राओं में वैज्ञानिक गतिविधियों को आधार बनाकर मूल्य, दृष्टिकोण और नैतिकता का विकास करना। छात्राओं को सीखने के दौरान सक्रिय रखना व उनमें रचनात्मक विकास करना। जब हम बच्चों को भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं तो उनमें समस्या समाधान करने की आदत बनती है, वो अपने जीवन में सुधार लाते हैं, योग्यता व क्षमता को विकास करते हैं। तो ये सभी उद्देश्य हमारे सामान्य उद्देश्य में आएंगे। फिर आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। तो जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को टॉपिक यानी कि प्रकरण घर्षण पढ़ा रहे हैं तो घर्षण पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो पहला है छात्राएं घर्षण को परिभाषित कर सकेंगे, छात्राएं घर्षण के प्रकारों को वर्गीकृत कर सकेंगे, छात्राएं अपने दैनिक जीवन में घर्षण के बारे में अपने ज्ञान का लागू कर सकेंगे। तो ये सभी उद्देश्य हमारे आते हैं विशिष्ट उद्देश्य में। फिर आती है सहायक सामग्री। तो ये होती है छात्र अध्यापिका के लिए, जिसमें शाम पर चार्ट, चौक, डस्टर आदि के सहयोग से छात्र अध्यापिका बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान। तो छात्राएं घर्षण से संबंधित सामान्य जानकारी रखती हैं। फिर आते हैं हमारे प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न पूरी पाठ्य योजना में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमें टॉपिक पढ़ाने से पहले पूछने होते हैं और इनकी जो संख्या होती है वो 4 से 5 होती है। इन्हें हम पूछते इसलिए हैं जिससे हम बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप कर पाएँ। जो भी हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले हम उन्हें पूछते हैं तो हमें उनकी प्रीवियस नॉलेज भी पता चल जाती है, पूर्व ज्ञान पता चलता है कि उन्हें पहले से क्या आता है। और इन्हें जो पूछने का तरीका होता है वो जिगजैग पैटर्न होता है, यानी कि जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है तो जो उसका आंसर आएगा उसके आंसर से रिलेट करके हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछना है, फिर जो उसका आंसर आएगा उसके आंसर से रिलेट करके नेक्स्ट। तो ये आपस में रिलेट होने चाहिए, एक दूसरे को रिलेट करने चाहिए। तो बच्चों में फिर क्यूरियोसिटी भी आती है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे करते करते हम उन्हें अपने लास्ट टॉपिक तक ले आते हैं। तो इसमें 2 कॉलम बनते हैं, छात्र अध्यापिका क्रियाएं और दूसरा है छात्र क्रियाएं। तो पहला है भूमि पर चलने वाले परिवहन के कुछ साधनों के नाम बताइए। तो बच्चे आराम से बता सकते हैं भूमि पर चलने वाले साधनों के नाम, बस, कार, स्कूटर आदि। दूसरा है अगर कोई कार या बस स्वयं से शुरू नहीं होती है तब आप क्या करते हैं। तो अगर कार स्टार्ट नहीं होती है तो हम उसे एक निश्चित दूरी तक धक्का देते हैं। उसके बाद तीसरा है कार को धक्का देने के लिए हम क्या लगाते हैं। तो बच्चों को ये पता होता है कि कार को धक्का देने के लिए हम बल लगाते हैं, तो वो बता देंगे आराम से। उसके बाद आता है किस प्रकार का बल हमें गति करने में सहायता करता है। तो यह आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। तो हमारा संभावित उत्तर हम तब लिखते हैं जब बच्चे इसे अच्छे से बता ना पाए कि ये क्या है, तो फिर हम वहाँ पे लिख देते हैं संभावित उत्तर। उसके बाद आता है हमारा उद्देश्य कथन। तो छात्राओं आज हम घर्षण के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर हमें कुछ शिक्षण बिंदु सेलेक्ट करने होते हैं। तो हमने पहला लिया है यहाँ पे घर्षण। फिर हमारा दूसरा कॉलम बनेगा अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य, जिसमें हम लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। फिर हमारा नेक्स्ट कॉलम आएगा छात्र अध्यापिका शिक्षण अधिगम अनुभव का, जिसमें छात्र अध्यापिका क्रिया में सबसे पहले छात्र अध्यापिका विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। विकासात्मक प्रश्न की संख्या 2 से 3 होती है और ये टॉपिक पढ़ाने से पहले पूछे जाते हैं। उसके बाद छात्र क्रियाएं में वो सब उत्तर लिखे जाएंगे। उसके बाद जो शिक्षण विधि या प्रवृत्ति जो भी छात्र अध्यापिका उपयोग में लेंगी वो सब हम यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद आता है लास्ट में मूल्यांकन का कॉलम। तो विकासात्मक प्रश्न पहला, जब आप साइकिल चलाना बंद करते हैं तो क्या होता है। तो यह एक निश्चित दूरी के बाद चलना बंद कर देती है जो साइकिल होती है। उसके बाद दूसरा, एक निश्चित दूरी चलने के बाद साइकिल क्यों रुक जाती है। तो यह आएगा हमारा संभावित उत्तर। तो जब संभावित उत्तर आ जाएगा उसके बाद छात्र अध्यापिका बताएंगी कि ऐसा क्यों होता है। उसके बाद शिक्षण विधि या प्रविधि जो हमने यहाँ पे यूज़ की है वो है प्रश्न उत्तर विधि, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं विकासात्मक और बच्चों ने उत्तर दिए हैं, तो हम वही लिखेंगे कि प्रश्न उत्तर विधि। उसके बाद आता है छात्र अध्यापिका कथन। तो हम उसमें एक्सप्लेन करता है जो छात्र अध्यापिका है, घर्षण को उन सतहों द्वारा दिए गए प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है जो संपर्क में होते हैं जब वे एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित दूरी चलने के बाद साइकिल रुक जाती है जब आप इसे पेंडल करना बंद कर देते हैं, क्योंकि घर्षण गति की दिशा के विपरीत कार्य करना शुरू कर देता है। उसके बाद अनुभव छात्र क्रिया में आएगा, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। उसके बाद जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि है तो ये व्याख्या विधि है, क्योंकि यहाँ पे जो छात्र अध्यापिका है उन्होंने अपने शिक्षण बिंदु को अच्छे से समझाया है, तो हम लिख देंगे व्याख्या विधि।
फिर आता है हमारा मूल्यांकन का प्रश्न। तो जो मूल्यांकन होता है वो होता है कि एक तरह का इवैल्यूएशन होता है कि हम बच्चों को का कैसे मूल्यांकन करें कि उन्हें कितना समझ में आ रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमने उन्हें अब तक समझाया है उसी शिक्षण बिंदु में से एक प्रश्न पूछ लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि उनका कितना ध्यान है। तो प्रश्न है घर्षण क्या है। फिर आता है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु, जो कि हमने लिया है घर्षण के प्रकार। तो अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। इसमें फिर से सेम वही कॉलम बनेंगे जो हमारे पहले शिक्षण बिंदु में बने थे। तो सबसे पहले छात्र अध्यापिका विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, अपना शिक्षण बिंदु शुरू करने से पहले पूछने होते हैं। तो ये है घर्षण क्या है। तो बच्चे आराम से बता देंगे, सतह द्वारा पेश किया गया प्रतिरोध घर्षण कहलाता है। उसके बाद दूसरा है कुछ प्रकार के घर्षणों के नाम बताइए। तो इसमें प्रकार बताने हैं घर्षण के, तो ये आ जाएगा संभावित उत्तर, क्योंकि बच्चों को शायद ना पता हो कि कितने प्रकार के होते हैं। तो फिर ये छात्र अध्यापिका बताएंगे। उसके बाद आता है शिक्षण विधि या प्रविधि। तो ये प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि विकासात्मक प्रश्न पूछे गए थे, तो ये आ जाएगी हमारी प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद आता है छात्र अध्यापिका कथन। तो घर्षण 4 प्रकार के होते हैं। तो मैंने इस शिक्षण बिंदु में यहाँ पे सिर्फ 2 ही घर्षण के प्रकार लिखे हैं, 2 आगे वाले शिक्षण बिंदु में लिखे हैं। तो पहला है स्थैतिक घर्षण। यह घर्षण सतहों के बीच के में कार्य करता है जब वे एक दूसरे के संबंध में आराम करते हैं। उसके बाद दूसरा है रोलिंग घर्षण। यह घर्षण एक गेंद या पहिए की गति का विरोध करता है और यह सबसे कमज़ोर प्रकार का घर्षण है। उसके बाद जो 2 हमारे घर्षण के प्रकार हैं वो आगे वाले शिक्षण बिंदु में हैं। उससे पहले हम छात्र क्रियाएं देखेंगे। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। फिर आती है हमारी शिक्षण विधि या प्रविधि। तो ये व्याख्या विधि है। फिर सबसे बाद में मूल्यांकन का प्रश्न। तो स्थैतिक घर्षण क्या होता है, तो अब बच्चे आराम से बता देंगे। फिर आता है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु, जो कि जिसमें घर्षण के प्रकार बताए हैं। जो हमारे पहले 2 प्रकार रह गए थे वो हमने इसमें बताए हैं। फिर से सेम वही कॉलम बनेंगे जो पहले 2 शिक्षण बिंदु में बने हैं। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न पहला, रोलिंग घर्षण क्या होता है। तो यह घर्षण गेंद या पहिए की गति का विरोध करता है। दूसरा, द्रव घर्षण से आप क्या समझते हैं। तो यह आगे संभावित उत्तर, यानी कि अब इसे छात्र अध्यापिका बताएंगे कि ये घर्षण क्या होता है। उसके बाद शिक्षण विधि या प्रविधि प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि विकासात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। फिर छात्र अध्यापिका में तीसरा जो घर्षण था हमारा वो है द्रव घर्षण। तो यह घर्षण द्रव के माध्यम से गतिमान वस्तुओं पर कार्य करता है। फिर चौथा घर्षण है सर्पी घर्षण। यह घर्षण किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच प्रतिरोध उत्पन्न करता है जब वे एक दूसरे के खिलाफ फिसल रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे इतना ही लिखा है, आप चाहें तो इसमें और इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं जो भी आपको घर्षण के प्रकारों के बारे में अगर पता है। उसके बाद छात्र क्रिया में आता है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। फिर आता है हमारी शिक्षण विधि या प्रविधि। तो ये है हमारी व्याख्या विधि। उसके बाद जो मूल्यांकन का कॉलम है तो उसमें हम लिखेंगे प्रश्न है जो हमारा वो है सर्पी घर्षण के विषय में बताइए। फिर आते हैं हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। तो ये जो प्रश्न होते हैं एक तरह का रिवीजन होता है, जो भी हमने अब तक बच्चों को शिक्षण बिंदु में पढ़ाया है हमें उससे रिलेट करके यहाँ क्वेश्चन पूछने होते हैं। ये क्वेश्चन हमें थोड़े छोटे पूछने होते हैं, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में हम पूछ सकते हैं। हमें सिर्फ बच्चों का रिविजन कराना है। तो प्रश्न पहला है, आप घर्षण से क्या समझते हैं। दूसरा है घर्षण का कोई एक उदाहरण दीजिए। और तीसरा है स्थैतिक घर्षण क्या है। तो इनकी संख्याएं आप 3 से 4 भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ इतने लिखे हैं, आप चाहें तो और ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम बच्चों का अच्छे से रिवीजन करा सकते हैं। उसके बाद आता है गृह कार्य। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जब भी कोई छात्र अध्यापिका पढ़ाते हैं तो वो उन्हें गृह कार्य भी ज़रूर देना होता है और नेक्स्ट डे आके चेक भी करना होता है। तो इसमें पहला प्रश्न है, रोलिंग घर्षण और सर्पी घर्षण में क्या अंतर है। दूसरा है, तब द्रव घर्षण क्या होता है। तो जो इन प्रश्नों की संख्या होती है गृह की कार्य की वो 3 से 4 होती है। मैंने अभी 2 ही लिखे हैं, आप चाहें तो इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे हमारी पाठ्य योजना खत्म होती है। अगर आपको और भौतिक विज्ञान की पाठ्य योजना देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये लेसन प्लान पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।